को कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इससे पहले हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं फिजिकल स्टेट। पहला हमारा आता है इसमें फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट में देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स आर कलरलेस सब्सटेंसेस। ठीक है, ये क्या होते हैं? कलरलेस सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब इनमें कोई भी कलर नहीं होता। लेकिन जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं, सेकंड पॉइंट लिखते हैं, बट ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ये क्या करते हैं? कलर ले लेते हैं। कब? जब ये एयर के कांटेक्ट में जाते हैं। ठीक है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप्ड कलर ऑन एक्सपोजर टू एयर। ठीक है, मतलब जैसे ये एयर के कांटेक्ट में जाते हैं तो जो ये एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स के जो बॉन्ड होते हैं ना, ये फ्री रेडिकल से ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि इनमें कलर आने लग जाते हैं, इनमें फ्री रेडिकल्स जनरेट होने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मिथाइल क्लोराइड होते हैं, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड और एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स होते हैं, इनकी नेचर क्या होती है? आर गैसियस इन नेचर। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं ये गैसियस नेचर के होते हैं। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो इनके हायर मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड भी हो सकते हैं और वो सॉलिड भी हो सकते हैं। ठीक है, यही पॉइंट लिखते हैं कि हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, वो लिक्विड भी हो सकते हैं और वो सॉलिड भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो जो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? सबसे पहले ये कलरलेस सब्सटेंसेस होते हैं। सेकंड, जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं ये डेवलप कलर ऑन एक्सपोजर टू एयर, क्योंकि वहां पर देखो क्या होता है, जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में जाएगा तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वहां पे जनरेट होने लग जाते हैं। ठीक है, देन मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? गैसियस नेचर की होती है, और जो इनके हायर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड भी हो सकते हैं या फिर वो सॉलिड भी हो सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कार्बन 1 से कार्बन 3 जो होते हैं ये गैसियस नेचर के होते हैं। ठीक है, जो लोअर कार्बन आ जाते हैं ये गैसियस नेचर के हैं। कार्बन 4 से कार्बन 7 तक की अगर बात करें तो ये लिक्विड नेचर के आ जाते हैं, और अगर कार्बन 8 से अबव की बात करें ये कैसे आ जाते हैं? सॉलिड नेचर के आ जाते हैं। ठीक है, हायर मेंबर्स जो होते हैं ये लिक्विड भी हो सकते हैं, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, और ये जो है इसका एक कंक्लूडेड पार्ट है कि कार्बन 1 से कार्बन 3 तक गैसियस नेचर के होते हैं। ये हम याद रखना कि एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स की नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, कार्बन 1 से कार्बन 3 तक गैसियस नेचर के होते हैं, कार्बन 4 से कार्बन 7 लिक्विड नेचर के, और कार्बन 8 से अबव जितने भी जाते हैं वो सॉलिड नेचर के होते हैं। ठीक है, अब एक फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की ओर। ठीक है, ये सारे के सारे आपको एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, ये फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सब एनसीईआरटी में गिवन है और वहीं से हम भी ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट
बस यहाँ पे ना इन चीजों को हम थोड़ा सा इजी वे में करते हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी को डिकोड करने की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसे क्योंकि जो हमारा नीट का एग्जाम होता है, आप कोई भी और एग्जाम देख लो, हमारा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी का करना बहुत जरूरी होता है। और सेकंड पॉइंट लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड, और एनसीईआरटी को सिर्फ डिकोड करने की जरूरत होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे हम ये कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं ना, किसके, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड में लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मासेस जो होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के, सॉरी हाँ ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास वंडर वॉल फोर्स के ऊपर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये होते हैं इनके डायरेक्ट रिलेशन में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन जो है मॉलिक्यूलर मास में भी डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास कम होता जाएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते जाएंगे, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना हेलो एल्केन्स की, ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑफ हेलो एल्केन्स के, हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आर ग्रेटर देन दैट ऑफ corresponding हाइड्रोकार्बन्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पेरेंट हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, ठीक है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल पहले हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पेरेंट हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ, मान लो हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया CH4, ठीक है, दूसरी तरफ हमने इसी का एक हेलो एल्केन ले लिया CH3Cl, ठीक है, एक हाइड्रोजन गया, एक क्लोरीन आ गया, CH4 पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, यानी कि एक कार्बन सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। इसी तरह से हम ये भी ले सकते हैं C2H6, हम यहाँ पे यानी कि ये इथेन है और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है C2H5Cl, ठीक है। कोई भी हम यहाँ पर हेलोजन ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन तो यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन तो यहाँ पे भी दो कार्बन, मतलब यही है कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन ही है। इनकी पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, इथ, इसका भी इथ, मिथ और इसका भी मिथ, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है, एक क्लोरीन आ रहा है और यहाँ पे भी एक क्लोरीन आ रहा है। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ये पढ़ा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मासेस के डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके मॉलिक्यूलर मासेस की बात करें, इनका और इनकी बात करें, तो इनमें ज्यादा किसका आएगा, इनका आएगा, जो हेलो एल्केन्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन है, क्लोरीन का खुद ही 35.5 होता है, ठीक है। इसलिए इनका जो मॉलिक्यूलर मासेस होता है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। और इनका जो मासेस होता है, इनका क्या होता है, लेसर मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब ना यहाँ पे एक रीजन और भी है, ठीक है, और रीजन क्या है, ठीक है, ऊपर से देते वॉल, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे एक रीजन और भी है, और वो क्या है, रीजन है मॉलिक्यूलर मास। तो हमने देखा कि मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ये तो हमने देख लिया। और इसी के साथ साथ हम ये भी कहते हैं एंड पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी की वजह से क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, इनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। अब ये पोलैरिटी क्या चीज होती है, पोलैरिटी होती है पोलर नेचर, ठीक है, पोलैरिटी होती है पोलर नेचर। और पोलैरिटी कब अराइज होती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है ज्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा हमारे पास, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी हेलोजन हो सकता है हमारे पास, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो काफी कम है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें काफी कम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है। और जबकि बात करें कार्बन और हेलोजेंस के बीच में, इनके बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इनके बीच में काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो डाइपोल डाइपोल नेचर इनमें अराइज हो जाती है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल नेचर इनमें क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है, अराइजेस, ठीक है। किसमें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है वो होने लग जाती है। मतलब ये कि अगर हमारे पास दो, हम ले लेते हैं दो हेलो एल्केन्स के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, मान लो एक हेलो एल्केन मॉलिक्यूल हमारा ये है और एक हमारा ये है, ठीक है, RX, ठीक है, ये क्या है, हमारा एक हेलो एल्केन है, ठीक है। इनके बीच में अगर हम बात करें, जो ये बॉन्ड बनेगा ना इनके बीच में, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो ये बॉन्ड आएगा ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें क्या आने लग जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसमें काफी ज्यादा होने लग जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि इसे अलग करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, यानी कि ज्यादा एनर्जी की हमें इसमें जरूरत पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, हेलो एल्केन्स का, वो देन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन उनसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब हेलो एल्केन्स के अगर हम ऑर्डर की बात करें, ठीक है, हेलो एल्केन्स के अगर ऑर्डर की बात करें तो वो कैसे आएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स के ऑर्डर की बात करें, यहां पे लिख देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स, ऑर्डर देखते हैं यहां पे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें तो सबसे पहले आयोडीन, क्योंकि सबसे बड़ा होता है, देन ब्रोमीन, क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन, ठीक है, देन फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास काफी कम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द आयोडीन। तो ये आ जाता है कि इसका हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम ये कहें, ठीक है, फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स, आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स में अगर हम देखें तो इसमें हम ये कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट decreases with increase of branches, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CH2 एंड Br, ठीक है। एक और लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH3, Br, ठीक है। एक और देखते हैं CH3, CH3, CH3 एंड Br, ठीक है। यहां से यहां हमने क्या किया, ब्रांचेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पे एक ब्रांच ले ली और यहाँ पर हमने दो ब्रांच ले ली, ठीक है। ब्रांच बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, यानी कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका देन इसका, ठीक है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो जो ये वाला कंपाउंड था इसके पास इतनी ज्यादा सरफेस एरिया इसने कवर किया, जबकि इसने सब इतना सा कवर किया,
ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा, ठीक है। इसके पास सरफेस एरिया बहुत ज्यादा था इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हो गया, इसका सरफेस एरिया कम है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। यानी कि यहाँ पर हम एक कंक्लूजन देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द सरफेस एरिया। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे बॉइलिंग सरफेस एरिया कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। इसका मतलब इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन आ गया। इसी के साथ हमने एक और चीज हम इसमें देख रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं कि इसका ब्रांचेस के साथ कैसा रिलेशन आ रहा है, ठीक है। इसका ब्रांचेस के साथ कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन, कि ब्रांचेस के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, ठीक है। ब्रांचेस के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है, ये हम इसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये तो हमने देख लिया आइसोमरिक हेलो एल्केन्स में देख लिया, और सिंपल हेलो एल्केन्स में भी हमने ये चीज देख ली। अब एक पॉइंट और आता है कि जो डाई हेलो बेंजीन्स होते हैं ना, डाई हेलो बेंजीन्स, उनमें बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी, ठीक है। अब ये डाई हेलो बेंजीन्स कैसे होते हैं एक बार उनको देख लें, ठीक है। डाई हेलो बेंजीन जिसमें हम ऑर्था मेटा पैरा को देखते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्लोरीन है तो ऑर्थो पोजीशन पे हम ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन तो यहाँ पे ले लेते हैं मेटा पोजीशन पे क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं पैरा पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, ठीक है। अब इसमें हम इसका मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर देखते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। उससे पहले देखो जो ये पैरा पोजीशन पे है ना, ये पूरी तरह से क्या हो सकता है, फिट हो जाता है। जो इसकी क्रिस्टलेटेस होते हैं ये पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑर्था एंड मेटा आइसोमर्स में, ठीक है। अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में आ जाता है सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका, पैरा का, देन आ जाता है ऑर्था का, और देन आ जाता है मेटा का। और अगर बॉइलिंग पॉइंट में बात करें ऑर्थो पैरा एंड मेटा, ठीक है। पैरा ऑर्थो मेटा और बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ना, इसके क्या कहते हैं, इसका जो बुक में इसका दिया हुआ है 323 और 256 249, ठीक है। ये इसका किसका दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट का डाटा जो है ये बुक में गिवन है, ठीक है। ये इसका कितना है 323 और ऑर्थर जो पोजीशन पे उसका है 256, मेटा पोजीशन पे है 249, ठीक है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट का भी गिवन है, ठीक है। और इसमें है इसका 453 446 और इसका 448 एंड 446, ठीक है। इस तरह से इनका डाटा क्या है, गिवन है, ठीक है। अब यहां से ना एक चीज देखो 450 453 448 और इनमें देखो कि ये काफी पास पास है, ठीक है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्था पैरा और मेटा का काफी पास पास आ जाता है। और इसी तरह से हम मेल्टिंग पॉइंट में भी कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में पैरा पोजीशन का ज्यादा आता है, क्यों, क्योंकि जो पैरा पोजीशन के लेटेस्ट है क्रिस्टलेटेस ये पूरी तरह से फिट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या आते हैं, पूरी तरह से ये पूरा का पूरा फिट हो जाता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मेटा एंड द ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। और जो ये डाटा है ना ये आपको एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक में आपको गिवन है। तो इस तरह से हमने मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में काफी चीजें देख ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है ये है डेंसिटी। नेक्स्ट हम लेते हैं डेंसिटी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में थर्ड आ रही है हमारी प्रॉपर्टी, कौन सी, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम ये कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं पहले कि ब्रोमो आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव
derivatives are heavier than water, heavier than water, ठीक है। ये ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, वाटर से हैवी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखते हैं और उसमें हम ये कहते हैं कि जो डेंसिटी होती है ना ये इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। कार्बन एटम के साथ साथ जैसे जैसे इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। हेलोजन एटम्स कैसे बढ़ रहे हैं उसके साथ भी डेंसिटी बढ़ रही है, एंड ऑल्सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास का, हेलोजन एटम का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ भी क्या होता है, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करें, ठीक है, ऑर्डर हम लेते हैं फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, ठीक है। पहले हम वो लेते हैं जिनका अल्काइल ग्रुप सेम होता है, जिसमें सिर्फ अल्काइल ग्रुप सेम होता है उसमें देख लेते हैं। मान लो कोई भी अल्काइल ग्रुप है, आर ले लेते हैं, और हेलोजन हम ले लेते हैं आयोडीन, ठीक है। इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, देन हम मूव करते हैं ब्रोमीन की, और ब्रोमीन की कम होती है क्योंकि ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास भी कम होता है, ठीक है। क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। इस तरह से हम कहते हैं कि इसका एक ऑर्डर है, ठीक है। हमने कहा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, हेलोजन एटम इंक्रीज करेगा तो भी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने पर भी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये तो हमने लिया कि अगर अल्काइल ग्रुप सेम होगा, सपोज यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने लग जाएंगे तो उनका डेंसिटी ऑर्डर जो होता है वो ज्यादा आने लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पॉलीहेलोजेंस, मतलब जैसे जैसे हमारे पास हेलोजन एटम बढ़ेंगे तब क्या आएगा, ठीक है, यहां भी लिखते हैं, ठीक है। फॉर पॉलीहेलोजन के लिए, पॉलीहेलोजेंस में अगर हम ये देखें, ठीक है, पॉलीहेलोजेंस ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक है CCl4, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा, CHCl3 इसका भी ज्यादा, इससे कम होता है, ठीक है, लेकिन CH2Cl2 से ज्यादा होता है, ठीक है। CCl4 का सबसे ज्यादा, फिर CHCl3 का कम, CH2Cl2 का कम, एंड देन CHCl3 का CH3Cl, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो हमने कहा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ेंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। नंबर ऑफ हेलोजन एटम इसमें अगर बात करें तो 4 है, इसलिए इसका डेंसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा आ जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हेलोजन एटम है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि उसका डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है। ये पॉलीहेलोजेंस में हम बात कर रहे हैं, और ये ऑर्डर है कि अगर एल्काइल ग्रुप हमारा सेम होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो कौन सी आती है, सॉल्युबिलिटी। तो देखते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। देखो ये है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी में हमने क्या कहा कि जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, यानी कि पूरी तरीके से ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इवन इफ द CX बॉन्ड इज पोलर, ठीक है, हमने पढ़ा था पोलर क्या होता है, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से पोलैरिटी अराइज हो जाती है जो कि CX बॉन्ड में होती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड वाटर, जब भी वाटर की और एल्काइल हैलाइड की इंटरेक्शन होती है तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम होती है। जितनी एनर्जी हमें एक वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी जो होती है एल्काइल हैलाइड और वाटर के इंटरेक्शन से रिलीज नहीं हो सकती है, यानी कि वो उस एनर्जी को ओवरकम नहीं कर सकते हैं जितनी एक वाटर के हाइड्रोजन एटम को ब्रेक करने के लिए चाहिए। इतनी एनर्जी एल्काइल हैलाइड और वाटर के इंटरेक्शन मिलके भी नहीं दे सकते हैं, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं दे आर स्लाइट नॉनपोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है, दैट इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये है एक सॉल्युबिलिटी, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है कि जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं,
ठीक है। जैसे हमने सॉल्युबिलिटी देखी, अब एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि बुक में तो नहीं लिखी हुई, दैट इज द इनफ्लेमेबिलिटी। ठीक है, बुक में सिर्फ सॉल्युबिलिटी तक ही लिखा हुआ है, लेकिन इनफ्लेमेबिलिटी इसके बारे में भी एक थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि वो क्या होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, डायरेक्ट 4 मार्क्स में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 4 मार्क्स में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, इनफ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी, ठीक है। देखो इसमें हम ये कहते हैं कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं ना, हेलो एल्केन्स आर लेस इन्फ्लेमेबल। ठीक है, ये इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ सकते, आर लेस इन्फ्लेमेबल देन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास CH3 है और दूसरी तरफ हमारे पास कोई भी हेलो एल्केन है, CH2Cl3 ले लेते हैं, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो CH2Cl2 जो होते हैं उसकी फ्लेमेबिलिटी कम होती है, जो अल्काइल पार्ट है CH3 हमने लिया उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, एक चीज और, हम एक पॉइंट और है वो लिख लेते हैं कि जो कंबस्टिबिलिटी होती है ना, कंबस्टिबिलिटी ये कम होने लग जाती है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ हेलोजन एटम। जैसे जैसे हेलोजन एटम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जो इसकी कंबस्टिबिलिटी होती है वो कम होती जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम इसको अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखें कि सबसे पहले CH4 है, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। ठीक है, ये सिर्फ एक अल्काइल पार्ट है CH4, इसके साथ अगर हम इसको CH3 करके H लिखें तो मिथाइल आ जाता है, मिथाइल एक अल्काइल पार्ट है। ठीक है, CH3 तो आ गया, CH2 CH एंड देन कार्बन। इसका मतलब इसके पास अल्काइल पार्ट ज्यादा है और जिनके पास अल्काइल पार्ट ज्यादा है उनका क्या रहता है, कंबस्टिबिलिटी उनकी ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है ये हाईली फ्लेमेबल है, ये वाला, ये क्या है, हाईली फ्लेमेबल। और जो ये होते हैं CCl4 ये कम होते हैं। CCl4 को एक और नाम से भी जानते हैं और इसे कहते हैं पायरीन। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं, पायरीन। और पायर का मतलब होता है फायर, इन हो गया टू एग्जिस्ट। ठीक है, इन और ये आ गया पायर। ठीक है, CCl4 का ही ये पायरीन जो होता है इसका एक नाम है। तो इन्फ्लेमेबिलिटी के साथ हम क्या करते हैं, अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टॉप करते हैं, यहीं पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में ही, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी आ जाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस आ जाते हैं, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स की। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।